होगा ये। तो लेकिन फिर भी हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट हम स्टार्ट करेंगे डाटा माइनिंग से करेंगे, ठीक है। डाटा माइनिंग आखिर है क्या? डाटा माइनिंग का आप मतलब पहले समझ सकते हो कि आप ये एक तरह का मिसनोमर है, जैसे सर ने बताया था। मिसनोमर क्या होता है? मतलब जो वर्ड का मीनिंग अलग हो, लेकिन उसका मीनिंग अलग हो, लेकिन कहना कुछ और चाहता हो, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देयर इज लॉट डाटा प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, एक्सट्रैक्टिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा इज डाटा माइनिंग। मतलब देखा जाए तो हमारे आसपास काफी सारा डाटा होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, फेसबुक का एग्जांपल लेके चलते हैं। फेसबुक जो हमें ऐड प्रोवाइड करता है वो किस बेसिस पे करता है? वो हमारी सर्च हिस्ट्री, हमारा पूरा जो सर जो भी हम फेसबुक पे लाइक करते हैं किसी पोस्ट को, या फिर कोई पोस्ट शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, ये तो सब चलता ही है। उसके अलावा जो शॉपिंग वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे या अपना माउस कर्सर भी लेके जाते हो ना, तो वो उस चीज को भी ट्रैक करते हैं। तो वो सब उनके लिए डाटा है। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड में डाटा बहुत सारा हो गया। हम उस डाटा में से हम यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं? तो वो जो यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका होता है, वो होता है डाटा माइनिंग। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग साफ साफ देख लो, देयर इज अ लॉट ऑफ डाटा प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, एक्सट्रैक्टिंग द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा इज डाटा माइनिंग, ठीक है। यूजफुल इंफॉर्मेशन या फिर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए जरूरी है, उसे एक्सट्रैक्ट करना डाटा माइनिंग होता है। अब इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम माइन से कोल निकालते हैं, लेकिन कोल जो हो गया एक तरह, माइन जो हो गया हमारा एक तरह से सोर्स हो गया। कोल जो है हमारा एक तरह से जो डाटा का काम कर रहा है वो। और जो कोल है, कोल के अंदर से भी हम और ज्यादा रिफाइन करेंगे तो हमें उसमें से डायमंड निकलेगा, ठीक है। इसको नीचे एक और फॉर्म में मैंने दे रखा है, सोर्स से हम क्या निकाल रहे हैं? डाटा। डाटा से फिर इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। अच्छा, डाटा की डेफिनेशन तो शायद तुम्हें पता ही होगी। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डाटा बोलते हैं, और यूजफुल डाटा को हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। अब और क्या बोल सकते हैं? इट इज एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज। ये स्टॉक या ऐसा चल रहा है, ये स्टॉक ऐसा चल रहा है। तो फिर हम उसमें एनालाइज कर सकते हैं कि आगे जाके मार्केट की कंडीशन कैसे होने वाली है। और यही फ्यूचर प्रोडिक्शन है। फ्यूचर प्रोडिक्शन में आप इसमें वेदर प्रोडिक्शन भी कर सकते हो, ठीक है, डाटा माइनिंग की हेल्प से, कि अभी तक हमारा वेदर एक जगह का ऐसा चला है, तो अगर अब आगे देखा जाए तो कंडीशन के हिसाब से आगे का वेदर कैसा होगा। ये सब फ्यूचर प्रोडिक्शन में आता है, ठीक है। अच्छा, हम डाटा माइनिंग को हम और भी क्या बोल सकते हैं? इसे नॉलेज डिस्कवरी इन डाटाबेस भी बोल सकते हैं, जो कि केडीडी होता है। जिसे अगर हम फर्दर आगे देखेंगे, ये केडीडी के आगे स्टेप्स होते हैं, ये काफी डिटेल में आगे पढ़ना है। लेकिन अभी हम बेसिक्स से कर रहे हैं, तो फिर अभी हम इतना ही शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो डायग्राम है ये मैंने सर के नोट से ही लिया था। ये क्या कह रहा है? अच्छा, माउस पॉइंटर दिख रहा है मेरा क्या? हेलो? दिख रहा हाँ है, दिख दिख रहा रहा है है, भाई। दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। ये जो चीज है, ये जो चीज है हमारी डाटाबेस है, डाटा रिपोजिटरीज है। और जितने भी डाटाबेस सेट होंगे ना, ये वो चीज है। अब डाटाबेस से हमने क्या निकाला? नॉलेज एंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब हमने किस प्रोसेस से निकाला? बाय अप्लाइंग डाटा माइनिंग टेक्निक। ये जो टेक्निक हम लगा रहे हैं, इसी को बोलते हैं डाटा माइनिंग, ठीक है। द वर्ड डाटा माइनिंग इज अ मिसनोमर। ये तो मैं बता चुका था, सर ने भी बोल दिया था मिसनोमर है, तुम सबको पता ही होगा। आगे चलते हैं। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड विच इंक्लूड। अच्छा, ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है, मतलब कि इसके अंदर काफी सारी चीजें भरी पड़ी हैं। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा विजुअलाइजेशन, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, डाटाबेस टेक्नोलॉजी, पैटर्न रिकॉग्निशन, और भी बहुत सारी चीज होती हैं जो सब मिलकर डाटा माइनिंग बनाती हैं, ठीक है। अगर हम डाटा माइनिंग आगे देखा जाएगा, तो इसमें डाटा वेयर हाउस सॉफ्टवेयर यूज होता है। डाटा वेयर हाउस, जैसे कि मोस्ट कॉमन जो मैंने अपने टाइम पे यूज करा था, रैपिड माइनर यूज करा था। रैपिड माइनर क्या काम करता है? वही आपका सारा डाटाबेस, हमें डाटा देना होता है, फिर उसमें से कुछ फिल्टरिंग टेक्निक लगानी होती है, फिर वो डाटा को अच्छे से विजुअलाइज करके उसमें जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है वो सब निकालता है। तो उसमें जो ये सब लगाने के लिए सब कुछ चीजें यूज होती है। स्टैटिक्स यूज होती है, मशीन लर्निंग भी यूज होती है, एआई भी यूज होती है। उसके अंदर ये सारी चीजें जो भी दे रखी है, वो सब यूज होती है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं। ये जो है लेट 1980s में इमर्ज हुआ था, ठीक है। उसके बाद इसने जो ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस करी लेट 1990s में करी थी। तो हम मान के चलते हैं कि हम इसे 1990 से यूज कर रहे हैं मोस्टली, ठीक है। अब इसके मोस्टली आर्किटेक्चर पे आते हैं, डाटा माइनिंग के आर्किटेक्चर में। अच्छा, इतनी पार्ट समझ आई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि ये बेसिक थ्योरी थ्योरी है सब्जेक्ट, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। क्लियर भाई, क्लियर। ओके ओके। आगे चलते हैं, डाटा आर्किटेक्चर ऑफ डाटा माइनिंग। अब ये कैसे देखा जाए आर्किटेक्चर ऑफ डाटा माइनिंग? मतलब कि अगर हम डाटा को माइन कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस आ रहे हैं, किस तरह से माइन कर रहे हैं, वो सब क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं।
उस पे चलते हैं। देखो, ये एक डायग्राम दिख रहा होगा शायद तुम लोगों को। हाँ, सबसे पहले जो टॉप लेवल पे आता है वो यूजर होता है, ठीक है। यूजर, और सबसे जो लोअर लेवल पे आता है वो कौन होता है, जहाँ से हम डाटा को एक्सेस करेंगे, जो कि कौन से हमारे जो बहुत सारे डाटाबेस हो गए, जो पब्लिक डाटाबेसेस होते हैं, जैसे कि डाटा वेयर हाउसेज हो गए, और डब्ल्यू यानी इंटरनेट हो गया, या फिर बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, वहाँ पे भी हमारा डाटा पड़ा होता है। और अदर रिपोजिटरी, जैसे कि बहुत सारे आर्टिकल्स या फिर पेपर्स, रिसर्च पेपर पब्लिश जो होते हैं, वो सब हमारे रिपोजिटरी में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, पहले यूजर इंटरफेस समझ लेते हैं, फिर हम नीचे से काम करना शुरू करेंगे। यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस हमारा होता है कि जहाँ से हम उसे क्वेरी सेंड कर रहे हैं। क्वेरी सेंड करने का मेरा मतलब है, जैसे कि जहाँ से हम डाटा को मांग रहे हैं, जैसे कि सर्च इंजन हो गया, या फिर किसी वेबसाइट का वेब पेज हो गया, तो उस पर ही हम टाइप करके लिखते हैं ना कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो फिर वो सर्च इंजन क्या करता है, वो सारे कीवर्ड जो हमने टाइप कर रहे होते हैं उससे मैच निकालने की कोशिश करता है, और वो सारे डाटा को फाइंड करता है। तो वो जो सर्च इंजन होता है, एक तरह से हमारा यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। तो इसके पहले डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। यूजर इंटरफेस, फ्रॉम दिस प्लेस यूजर डिमांड्स द इंफॉर्मेशन दैट इज लाइक सर्च इंजन, लाइक गूगल एक्सेट्रा, ठीक है। वेब पेजेस की फॉर्म में जो हमें सारा वहां से इंफॉर्मेशन निकलती है, ठीक है। अब हम आएंगे डाटा बेसेस, डाटा वेयर हाउस। यहाँ से ये जो होता है, मतलब बेसिक रॉ सोर्स होता है डाटा का, जहाँ से हमें सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, डाटा कम्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस लाइक डाटा वेयर हाउस, डाटाबेस, network like www and other repository which include articles, libraries, books, etc. ठीक है। इसके अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, जैसा कि इसमें बता दिया मैंने। अब इसके बाद जो डाटा होता है वो कहाँ जाता है, इस ये जो डाटा जा रहा है, अब ये सारा आम से आता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो होगी नहीं। अब इस डाटा की हमें करनी पड़ेगी डाटा क्लीनिंग, और डाटा सिलेक्शन, और डाटा इंटीग्रेशन। अभी डाटा क्लीनिंग, डाटा सिलेक्शन, डाटा इंटीग्रेशन क्या होता है? डाटा क्लीनिंग का मतलब है, इट रिमूव नॉइज फ्रॉम नॉइज एंड इनकंसिस्टेंट डाटा। यानी कि ये नॉइज और इनकंसिस्टेंट डाटा को रिमूव कर। इनकंसिस्टेंट डाटा मान लो, जैसे कि मेरे को सर्च करने थे फोन नंबर भी ऐसे वैसे नहीं, फोन नंबर ऐसे जिनके क्या कहते हैं, आपकी इवन प्लेसेस डिजिट का सम 9 हो। समझ रहे बात को? ऐसे फोन नंबर जिनकी इवन प्लेसेस डिजिट का सम 9 हो। अच्छा, लेकिन फोन नंबर जो होते हैं सारे, वो सब 10 डिजिट के होंगे, या 11 डिजिट या 12 डिजिट के होंगे। अगर किसी ने ऐसे ही आपको 8 डिजिट या फिर 7 डिजिट का फोन नंबर दे रखा है, तो वो डाटा किस में आ गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। तो ऐसे डाटा को हमें स्टार्टिंग में क्लीन करना पड़ेगा। तो वो क्लीन करने का तरीका, वो चीज किस में आएगी, डाटा क्लीनिंग में आएगी, ठीक है। ये हो गया डाटा क्लीनिंग में, और इसमें इनकंसिस्टेंट डाटा को भी हम रिमूव कर देते हैं। तो उसके बाद आता है डाटा इंटीग्रेशन। अच्छा, डाटा इंटीग्रेशन क्या है? अभी जो आपका डाटा आ रहा है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है। जैसे कि कुछ डाटा आपका फेसबुक सर्वर आ सकता, फेसबुक के पेज से आ सकता है, कुछ आपका लिंकेड के पेज से आ सकता है, कुछ आपके गूगल स्कॉलर से डाटा वो चोरी उठा सकता है। तो फिर ये सारा जो अलग अलग ऐसे डाटा डाटा आता है, उस सबको उसे हमें इंटीग्रेट करना होता है, और ताकि उसे कंबाइन करके उसे प्रेजेंट कर सके, ठीक है। ये हो गया डाटा इंटीग्रेशन। अब उसके बाद अगला प्रोसेस जो है डाटा सिलेक्शन। रिलेवेंट डाटा को हमें उसमें सेलेक्ट करना है। रिलेवेंट डाटा अंडर एनालिसिस आर रिट्रीव। जो उसमें से, अब ये जो उसमें से अब जो काम का जो डेटा होगा, उसे रिट्रीव करने के लिए इसमें हम डाटा सिलेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो सारा डाटा गया, ये डाटा क्लीनिंग होने के बाद, डाटा सिलेक्शन होने के बाद, डाटा इंटीग्रेशन होने के बाद, ये सारा ये डाटा किसके पास गया, डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस सर्वर के पास। डाटाबेस ये बिल्कुल जैसे कि जैसे वेब पेज हम जब एक्सेस करते हैं तो सर्वर बीच में जो आता है ना, बिल्कुल ये उसी सर्वर की तरह है। मतलब ये क्लाइंट की रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ठीक है। इसने ये जो सारा डाटा, ये ऐसा ये जो एरो लग रहे हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन ये डाटा सारा किस पास गया, सर्वर के पास गया। ये सर्वर अब सारे डाटा को अपने पास स्टोर करेगा, सारा अपने पास इकट्ठा करेगा, ठीक है। क्या है डाटा वेयर ऑफ सर्वर? आफ्टर क्लीनिंग, इंटीग्रेशन, सिलेक्शन, डाटा कम्स टू दिस प्लेस, इट वर्क्स एज अ सर्वर एंड फॉलो रिक्वेस्ट ऑफ द डाटा माइनिंग इंजन, ठीक है। ये किसकी रिक्वेस्ट को फॉलो करता है? डाटा माइनिंग इंजन की रिक्वेस्ट को फॉलो करता है। अब ये डाटा माइनिंग इंजन क्या है? डाटा माइनिंग इंजन डाटा आर्किटेक्चर ऑफ डेटा माइनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे प्रोसेस का, क्योंकि यही सबसे ज्यादा काम करता है, और इसी का काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। अब इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या है? इस द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ दिस स्टेप इज कैरेक्टराइजेशन एंड प्रिडिक्शन। ये ये चीजों को कैरेक्टराइज करता है। मतलब कि जैसे कि मैंने मांगा कि मुझे आपके मोबाइल फोन्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। मुझे अंडर 10,000 के मोबाइल फोन सर्च करने हैं गूगल से, ठीक है। अंडर 10,000, तो अब वो क्या कहते हैं, बहुत सारी कंपनी के होते हैं, जैसे आईफोन का होगा, वन प्लस का हो गया, और नोकिया के हो गए, माइक्रोमैक्स का हो गया, अलग अलग कंपनी के होते हैं,
तो ये सारे को कैरेक्टराइज करेगा अलग अलग पार्ट्स में, कि अंडर 10,000 में ये आता है, अंडर 20,000 में ये आता है, ठीक है। उसमें मोटोरोला की भी कैटेगरी है, और ये माइक्रोमैक्स की कैटेगरी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर उसमें से डाटा प्रिडिक्शन यूज करेगा, देन ठीक है, उसके बाद उसमें डाटा प्रिडिक्ट भी करेगा कि आपको यूजर के लिए जो रेलेवेंट डाटा होगा, क्या यूजफुल होगा, वो उसमें से ही प्रिडिक्ट करेगा, ठीक है। ये अब इसमें जो देख रहे हो, ये मैंने डाटा माइनिंग के ऊपर एरो लगा रखे हैं। इसका जो मेन काम होता है वो कैरेक्टराइज होता है डाटा को, और उसके बाद जो मेन काम होता है वो प्रिडिक्शन होता है, ठीक है। ये दो इस डाटा माइनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट काम है। अब लेकिन इसके अलावा इसके और भी काम होते हैं, और क्या काम होते हैं? एसोसिएशन, रिलेशन, और क्लस्टरिंग भी। एसोसिएशन रिलेशन मतलब ये आपको एसोसिएट करता है ऑब्जेक्ट को। जैसे कि एग्जांपल मान लो, हम अमेज़न से कुछ चीज़ खरीदने गए, जैसे कि मैंने मानो एक लैपटॉप लिया, लैपटॉप था डॉस बेस्ड, तो वो हमें सजेस्ट करना शुरू कर देगा कि आप विंडोज़ भी ले लो, विंडोज़ के साथ आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी ले लो। तो ये चीज़ों को एसोसिएट कर रहा है, रिलेट कर रहा है कि प्रीवियसली लोगों ने अगर एक डॉस बेस्ड लैपटॉप खरीदा था, तो उसके साथ उन्हें विंडोज़ भी लेनी पड़ी थी, ठीक है? तो फिर ये चीज़ों को इस तरह से एसोसिएट और रिलेट कर रहा है कि आपस में किस तरह से आप करोगे। क्लस्टरिंग मीन्स कि ये चीज़ों को क्लस्टर कर देगा, कि आपको ग्रुप क्लस्टर मतलब ग्रुप ग्रुप बना रहा है उनके। जैसे कि आपको लैपटॉप के साथ आपको सॉफ्टवेयर भी चाहिए, आपको लैपटॉप के साथ आपको एक टच माउस भी चाहिए, एक आपको क्या कहते हैं स्क्रीन गार्ड भी चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसी सारी चीज़ों को क्लस्टर करेगा। और यही क्लासिफाई होता है, मतलब क्लासिफिकेशन समझ लो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चीज़ों को, ठीक है। ये डाटा माइनिंग इंजन जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है पूरे डाटा माइनिंग आर्किटेक्चर का। ऊपर चलते हैं, डाटा इसके ऊपर आता है पैटर्न इवोल्यूशन। पैटर्न इवोल्यूशन आपका एक सिंपल प्रोसेस है। पैटर्न पैटर्न इवोल्यूशन क्या कर रहा है? पैटर्न इवोल्यूशन जैसे मान लो हमने आपको जो सर्च क्वेरी दी थी कि अंडर 10,000 मुझे मोबाइल फोन चाहिए, ठीक है। तो ये पैटर्न बना देगा कि अंडर 10,000 फोन ये होते हैं, अंडर 20,000 ये होते हैं, मतलब एक समझ रहे हो, एक तरह से पैटर्न लेके चल रहा है स्टार्टिंग से, कि आपके कुछ कुछ ये अंडर 10,000 के पैटर्न ये बनने चाहिए, अंडर 20,000 के पैटर्न ये बनने चाहिए। तो उनके हिसाब से कि जो ये डाटा है वो ये जो क्वेरी होगी वो डाटा माइनिंग इंजन को देगा, जिससे उसे हेल्प लेगी कि आखिर उसे सर्च क्या करना है, मतलब उसे अपनी एक एसोसिएशन क्लासिफिकेशन करना है, तो किस पे करना है, क्या कैरेक्टराइजेशन करना है, वो किस डाटा पे करना है। तो इसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है पैटर्न इवोल्यूशन की मदद से। पैटर्न्स आर इवेल्युएटेड कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव एंड द इंटरेस्ट ऑफ द नॉलेज। मतलब जो कि हमें आपको इन्फॉर्मेशन उससे एक्सट्रैक्ट करवानी है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें पैटर्न हम डिसाइड करते हैं। कौन? पैटर्न इवोल्यूशन ये डिसाइड करता है, ठीक है। अब ये हो गया पैटर्न इवोल्यूशन। पैटर्न इवोल्यूशन के ऊपर आता है यूजर इंटरफेस, जो कि मैं बता चुका हूँ। यूजर इंटरफेस का काम वही होता है कि आपका सर्च क्वेरी को जो हैंडल करता है, जो यूजर से इंटरफेस का काम पूरा करता है, जो यूजर से आपका डाटा कलेक्ट करता है, ठीक है। अब ये सारा काम तो हो गया, ये सब यूजर हो गया, ये लास्ट में जो बचता है वो नॉलेज बेस है। अच्छा, इतना सारा काम होने के बाद कि ये जो नॉलेज बेस है ये एक बफर मेमोरी की तरह काम करता है। जैसे मान लो अगर मैंने 10,000 के ऊपर ये सारे मोबाइल फोन सर्च करे, अगर यूजर को फ्यूचर में ही कोई फिर से ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि मोबाइल फोन का कोई इस तरह से डाटा चाहिए हो, तो ये जो इन्फॉर्मेशन सारी होती है ना, ये नॉलेज बेस के अंदर इकट्ठी हो जाती है, ताकि फ्यूचर में यूजर को ढूंढने में इससे आसानी हो। क्योंकि जैसे मान लो जैसे पैटर्न इवैल्यूएट जो हो रहा है, डाटा माइनिंग इंजन हो रहा है, ये सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करता है, ये सीधे सीधे नीचे नहीं चला जाता, सीधे सीधे डाटाबेस डाटा वेयर हाउस पे सर्च नहीं करता, ये पहले नॉलेज बेस में ढूंढता है कि हमें कुछ अपना काम की रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है क्या। फिर जाके ये डाटा माइनिंग इंजन पे, फिर डाटा वेयर हाउस सर्वर पे, फिर यहाँ सब पे जाता है, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अगर नहीं मिलती, अगर ऊपर नॉलेज बेस में नहीं मिलती, तो ये नहीं चल जाता है, ठीक है। एक बार डाटा नॉलेज बेस की डेफिनेशन देख लेते हैं। आफ्टर क्रिएशन प्रोसेसिंग, मतलब डाटा जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी क्रिएट हो गई, जो हमने सारी क्वेरी वरी लगाई थी, पैटर्न इवोल्यूट करा था, डाटा माइनिंग इंजन से काम करा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्रिएट हो गई, उसकी प्रोसेसिंग हो गई। डाटा एंड द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन नॉलेज बेस विच इज वर्क एज अ बफर एंड बैंक फॉर फ्यूचर यूज, ताकि फ्यूचर हम इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को यूज कर सके, ठीक है। ये मतलब प्रोसेस को थोड़ा फास्ट बना लेता है, ताकि आपके फ्यूचर में हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। ये था डाटा क्या कहते हैं डाटा माइनिंग का आर्किटेक्चर। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। आगे चलूं मैं? हाँ भाई, हाँ भाई। ठीक है। अच्छा, डाटा इस कैन जो डाटा है किस तरह का डाटा माइन किया जाता है, अब इस तरह से हम डाटा को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ऑपरेशनल डाटा, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। ऑपरेशनल डाटा का मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लेता हूँ डोमिनोज का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। डोमिनोज ने क्या ऑपरेशनल डाटा, डोमिनोज के लिए क्या हो जाएगा? डोमिनोज के लिए ऑपरेशनल डाटा हो जाएगा कि उसे जो काम करने में जो डाटा हेल्प कर रहा है,
मतलब कि जैसे कि जो एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हो गई कि वो एम्प्लॉय को किस तरह से उसे एम्प्लॉय को किस तरह से सैलरी देनी है वगैरह वगैरह। ठीक है, एम्प्लॉय डाटा। और ये मतलब डे टू डे जो ऑपरेशन होते हैं ना उसका डाटा होता है, जैसे एम्प्लॉय डाटा कि डिलीवरी टाइम और डिलीवरी लोकेशन क्या होगी, और अटेंडेंस क्या है एम्प्लॉय की, कस्टमर रिकॉर्ड वगैरह, मतलब किसने क्या कौन सा कस्टमर क्या कहते हैं, कस्टमर क्या चीज खरीद रहा है, क्या चीज खरीदना नहीं, मतलब कस्टमर की इन्फॉर्म फोन नंबर वगैरह वगैरह जो होंगे, ये ऑपरेशनल डाटा होगा, मतलब जो काम करने में मदद करेगा डे टू डे इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, ये तो एक पार्ट होता है डाटा का। और दूसरा डाटा क्या होता है, स्ट्रेटेजिक डाटा। मतलब जो आपकी कि आपको डिसीजन मेकिंग में जो हेल्प करता है ना जो डाटा, वो होता है आपका स्ट्रेटेजिक डाटा, मतलब सेल्स वेल्स बढ़ाने का जो काम है। मतलब अगर मैं देखना चाहूँ ओवरऑल कि यार मेरी सेल्स हो रही है तो क्यों नहीं हो रही, अगर कहाँ पर मेरी सेल ज्यादा है, किस टाइम मेरी सेल ज्यादा है, किस सीजन में मेरी सेल ज्यादा है, कौन से प्रोडक्ट मेरे सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, ये सब देखने के लिए वो जो डाटा होता है वो होता है हमारा स्ट्रेटेजिक डाटा। इट इंक्लूड सेल्स इन्फॉर्मेशन, मोस्ट सेल्ड प्रोडक्ट, कौन सा सामान सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सा सामान सबसे कम बिक रहा है, बेस्ट टाइम ऑफ सेल, कौन सा सामान कौन से टाइम पे सामान सबसे ज्यादा बिक रहा है। ये जो डाटा होता है हमें सेल्स करने में, सेल्स को बढ़ाने में, देखने में हमारी सेल्स हो रही है क्यों नहीं हो रही, वो सब में हेल्प करता है। मतलब अगर आपको देखा तो कंपनी का जो मेन मालिक है उसे ऑपरेशन डाटा से अभी इतनी मतलब नहीं होगी। अगर वो जो सीईओ होगा या फिर जो डायरेक्टर वाइटर होगा, वो यही पूछेगा भैया कि ये सेल्स कैसी चल रही है। तो वो जो डाटा होता है वो स्ट्रेटेजिक डाटा होता है। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक डाटा ही हमारा एक तरह से रेलेवेंट डाटा होता है, जो कि डाटा वेयर हाउस में स्टोर होता है ये रेलेवेंट डाटा। और इसी डाटा वेयर हाउस में स्टोर होने के बाद यही डाटा हम माइन करते हैं। ठीक है, यही डाटा हमारा रेलेवेंट डाटा है, जिसे हमें माइनिंग करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें से हमें इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये होगा हमारे दो पार्ट्स में डाटा को क्लासिफाई कर दिया है। अब आगे चलते हैं। अब लास्ट पार्ट में जो हम आते हैं, इश्यूज इन डाटा माइनिंग या फिर चैलेंजेस इन डाटा माइनिंग। अच्छा, अब जो इश्यूज हैं इसे हम तीन मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है माइनिंग मेथोडोलॉजीज। ठीक है, माइनिंग मेथोडोलॉजीज एंड यूआई इश्यूज, ये हो गया पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट हो गया परफॉर्मेंस इश्यूज। ठीक है, तीसरा पार्ट हो गया डाटाबेस डाइवर्सिटी इशू। ठीक है, इन मेन मेन तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है कि जो मेन प्रॉब्लम या चैलेंजेस होते हैं हमें डाटा माइनिंग में, वो ये इन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इसमें क्या आता है, डाटा माइनिंग मेथोडोलॉजी। अच्छा, ये जो देख रहे हो, ये फर्स्ट पेज का जो 6 पॉइंट तक है ना, ये सारे जो पॉइंट है डाटा माइनिंग मेथोडोलॉजी के हैं। और जो 6 के बाद जितने पॉइंट है, ये दो पॉइंट है 7 और 8, ये यूआई इशू में जो आते हैं उसमें काउंट होते हैं। ठीक है, तो पहले हम माइनिंग मेथोडोलॉजी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। माइनिंग मेथोडोलॉजी मतलब किस तरह से हमें डाटा को माइन कर रहा है, उसमें जो जो चैलेंजेस आते हैं वो माइनिंग मेथोडोलॉजी में है। माइनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज इन डाटाबेस। अच्छा, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज हमें क्यों माइन करनी पड़ती है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कभी यूजर को चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, अगर कौन सी जगह सेल सबसे ज्यादा हो रही है, कौन से टाइम में सेल सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है, किसी को जो चाहिए क्या कहते हैं मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी को किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अलग अलग यूजर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसमें आता है, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज हमें डाटाबेस में से माइन करनी पड़ती है। ठीक है, ये हमारा पहला इशू हो गया। सेकंड इशू क्या है, माइनिंग नॉलेज इन मल्टी डायमेंशनल स्पेस। अच्छा, अभी हम जब डिटेल में जब जाएंगे तो हम डाटा वेयर हाउस में देखेंगे कि डाटा वेयर हाउस का ओलैप मॉडल बनाना पड़ता है। अच्छा, ओलैप मॉडल में एक क्यूब बनता है। एक क्यूब तो समझते ही हो गया, रूबिक्स क्यूब जैसा होता है ना, वैसे ही एक तरह से मल्टीपल क्यूब्स होता है जिसमें अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग डायमेंशन के अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। तो उसमें ही हमें अलग से ड्रिल डाउन, रोल अप, पिवेटिंग, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो अब ये कहाँ पर हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये चीज समझना भी हमारे एक चैलेंज है, इशू है। तो ये भी ये जो एक सेकंड प्रॉब्लम हो गई। तो क्या है, ये डाटा माइनिंग नॉलेज इन मल्टी डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, अच्छा, ये जो ब्रैकेट में दे रखा है ना, ये मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अगर तुम सिर्फ जो पॉइंट वाला टाइप भी लिख के आओगे ना, तो अभी तुम्हें इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ये अगर तुम डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है उसे भी थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर तुम्हें अपने समझने के लिए करना है तो उसके लिए भी रख सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा डाटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज। अच्छा, अब ये डाटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज DMQL जो है, ये राइट करना भी एक चैलेंज है। क्योंकि अब SQL जो है उसकी तो हमें आदत होती है, लेकिन जो डाटा माइनिंग क्वेरी लैंग्वेज होती है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है। तो इसे टाइप करना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, सॉरी, इसके अंदर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है अलग अलग जगह से, तो इस वजह से ये दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो ये राइटिंग DML टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, इस वजह से हमें इसे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़े इश्यूज होते हैं।
अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, डाटा माइनिंग एंड इंटरडिसिप्लिनरी एफर्ट। तो अब ये तो स्टार्टिंग में मैंने बता ही दिया था, ये डाटा माइनिंग जो है हमारी इंटरडिसिप्लिनरी एफर्ट है, क्योंकि देखो जैसे हमारे इसमें एआई, एमएल, स्टैटिस्टिक्स सब यूज होता है। तो जो सबसे ज्यादा इसमें जो डाटा माइनिंग में यूज करोगे ना, अगर तुम आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे, तो स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा यूज होता है। मतलब आपको उसके लिए आपको डिटेल स्टैटिस्टिक्स नॉलेज होनी ही चाहिए। उस स्टैटिस्टिक्स यूज करने के बाद आप उसमें एआई लगाओगे, एआई की मदद से, क्योंकि देखो मैथ्स तो सब कर लेते हैं, मैथ्स तो आपके एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी कर लेगा, डाटा वेयर हाउस होता है वो स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा काम करता है, तो कर ही लेता है। लेकिन जो मेन जो काम होता है वो एआई का होता है। उसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो पैटर्न इवेल्यूट करने ना, वो एआई का काम होता है। फिर उसमें मशीन लर्निंग लगाते हैं, पैटर्न इवोल्यूशन यूज करते हैं। तो ये सारे काम हम उसमें ये करने, तो आपको उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी एफर्ट हो जाता है, आपको ये सब चीजें समझनी होंगी इसके लिए। अच्छा, अगला क्या है, हैंडलिंग नॉइज एंड इनकम्प्लीट डाटा। अच्छा, ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि डाटा जो होता है उसे क्लीनिंग की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसे डाटा, जो डाटा आपको मिलता है उसमें क्लीनिंग की जरूरत होती है, तो आपको नॉइज और इनकम्प्लीट डाटा आपको मिलता है, उस सबको आपको क्लीन करना पड़ता है, तब जाके आपको डाटा वो काम का होता है। तब जाके आप उसमें आप डाटा माइनिंग इंजन को दोगे और उसमें वो अपनी क्वेरीज यूज करके अपना उसमें से रिलेवेंट या फिर इंटरेस्टिंग डाटा फाइंड आउट करेगा। ठीक है, हैंडलिंग नॉइज एंड इनकम्प्लीट डाटा में वही हो गया। आप फोन नंबर वाला एग्जाम्पल फिर से ले सकते हो, कि आपको फोन नंबर आपका एक 7 डिजिट का किसी फोन नंबर दे दिया, लेकिन जो फोन नंबर होते हैं तो 10 या 11 या 12 डिजिट के होते हैं, तो वो डाटा किसी काम का नहीं होगा। तो उसे हमें पहले यूज उसमें से जो नॉइज है उसे रिमूव करनी पड़ेगी। ठीक है, 6 पे आते हैं, पैटर्न इवोल्यूशन, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। अच्छा, पैटर्न इवोल्यूशन, तो कई बार क्या होता है कि आपका जो यूजर है उसने पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मतलब इंटरेस्टिंगनेस प्रॉब्लम आती है उसे। जैसे कि अगर बाई चांस मान लो, आ, जैसे कि उसका ही ले लेते हैं, अमेजोन का एग्जांपल ही ले रहे हैं। अमेजोन में ही हमने क्या कहते हैं खरीदने गए, आपने जो कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा कि वो जो क्लबिंग का काम करते हैं, मतलब जो जो उसके साथ क्लस्टरिंग का काम होता है, जैसे लैपटॉप के साथ कभी कभी वो बहुत ही अनयूजफुल चीजें दे देता है। जैसे कि आप कभी फोन लेने गए तो आपको उसने दूसरा फोन भी सजेस्ट कर दिया, भाई अब ये इंसान एक फोन ले रहा है तो दूसरी फोन की उसे क्या जरूरत है, तो दो फोन क्लब क्यों कर रहे हो। आप उसके साथ स्क्रीन गार्ड ऐड कर लो, ठीक है, स्क्रीन कार्ड ऐड कर लो, उसकी वारंटी प्रोटेक्शन ऐड कर लो, लेकिन दूसरा फोन ऐड क्यों कर रहे हैं। तो ये जो चीजें होती है, कई बार इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें नहीं मिल पाते हैं। तो ये आप तो यूजर होता है उसे बहुत ही वो अनहैप्पी रह जाता है। तो फिर ये एक प्रॉब्लम है कि आपको अगर आप सही से क्वेरी नहीं लगाओगे तो आपको इंटरेस्टिंगनेस प्रॉब्लम उसका जनरेट हो जाएगी। ठीक है, व्हेन यूजर डोंट फाइंड डाटा यूजफुल और इंटरेस्टिंग ड्यू टू लैक ऑफ नोबिलिटी, मतलब काम का डाटा उसमें से उसे नहीं मिल पाया, तो फिर उसे वही डाटा को बीच में छोड़ देगा और वो अनहैप्पी रह जाएगा कि उसे कुछ काम का डाटा नहीं मिला। तो ये पैटर्न इवोल्यूशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आते हैं हम सेवेंथ प्रॉब्लम पे। इन ये आपकी यूआई बेस्ड प्रॉब्लम होती है, ये सेवेंथ और एट उस पर बेस्ड है। इन कॉपरेशन ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, आपकी जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसको आपको पता होगा तो आपका डाटाबेस, ये आपका जो डाटा माइनिंग होगी फास्ट होगी। अगर आपको नहीं पता होगी तो आपको काम बहुत ज्यादा स्लो होगा और बहुत ज्यादा टीडियस काम हो जाएगा, कि आपको क्या क्या उसमें सर्च करना है, क्या क्या फाइंड करना है, ये सब आपको ढूंढना पहले से ही पड़ेगा। तो नॉलेज बेस जो होता है वो स्पीड अप करने के लिए काम आता है डाटा माइनिंग एक्टिविटीज को। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रेजेंटेशन एंड विजुअलाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा माइनिंग रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स होगा, रिजल्ट्स लिख दिया मैंने गलती से, सही कर लेना। उसके बाद आपको जो प्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा देखो यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो हमने गैदर कर ली, अब उस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, जैसे आप पाई चार्ट की फॉर्म में दे रहे हो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, या फिर आप बार ग्राफ दे रहे हो। बहुत सारे तरीके होते हैं, स्टैटिस्टिक्स में तुमने शायद पढ़ा होगा, एक डाटा को प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इसी तरह से डाटा माइनिंग में जो होता है आपके बहुत तरह का डाटा होता है, तो इसको आपको इस तरह से प्रेजेंट करना होता है कि आपको यूजर को उसमें से इंटरेस्टिंग पैटर्न फाइंड आउट कर सके। तो वो उस तरह का विजुअलाइजेशन करने में ही वो एक इशू है, कि आपको एक चैलेंज है कि कौन सी तरह का हम उसे पैटर्न, उसको कौन सी तरह का हम उसे रिप्रेजेंट करें, किस तरह से हम डाटा को एक्सप्रेस करें ताकि उसे एकदम सही इंफॉर्मेशन निकल सके उसमें से। वी हैव टू यूज फ्रॉम डिफरेंट प्रेजेंटेशन टेक्निक्स, जैसे पाई चार्ट, बार ग्राफ हो गए। ये तो बहुत सिंपल है, पाई चार्ट और बार ग्राफ। आगे अगर तुम डाटा वेयर हाउस कोई सॉफ्टवेयर यूज करोगे जैसे रैपिड माइनर, तो उसमें काफी तरह की रिप्रेजेंटेशन होते हैं, काफी तरह की एक्सप्रेसिंग टेक्निक्स होती हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं। तो फिर उसको आपको आगे जाके देखोगे तो समझ आएगा। तो टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन इन अ मोस्ट मीनिंगफुल वे, ताकि उसमें से ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न और ज्यादा से ज्यादा मीनिंग निकल सके। ठीक है, उस तरह से एक रिप्रेजेंट करना भी, विजुअलाइज करना भी एक चैलेंज है हमारे लिए। अगला आता है परफॉर्मेंस इशू। परफॉर्मेंस इशू में क्या है,
अच्छा, जो आप ये डाटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर बनाया, आपने जो क्वेरीज लिखी और ये आपका जो सारी एल्गोज बना रहे हो, इफिशियंसी है, उसमें सब इफिशियंसी और स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, इफिशियंसी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ डाटा माइनिंग एल्गोरिदम, ठीक है। अब आपकी जो आपने जो एल्गोरिदम लिखी है उसके ऊपर, तो आपकी वो कितनी अच्छी एल्गोरिदम है, कितने टाइम में रन हो रही है, और वो स्केलेबल है कि मतलब पता चला उसमें हमने बहुत बड़ा डाटा सेट दे दिया तो वो फेल हो गई, तो उसको स्केलेबल होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं है कि अगर बहुत ही बड़े डाटा सेट में वो काम ही नहीं कर रही है, तो उस तरह से उसको परफॉर्मेंस इशू आते हैं और उसको इफिशिएंसी इश्यूज आते हैं, तो इस तरह से एल्गोरिदम को अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। अब आता है पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंक्रीमेंटल माइनिंग एल्गोरिदम। अच्छा, ये जो हमने डाटा हमने कलेक्ट करा वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि बताया था स्टार्टिंग में, डाटा वेयर हाउस से, डाटा डाटा बेसिस से, डाटा रिपोजिटरी से, और डब्ल्यू और नेटवर्क से हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब अलग अलग डाटा सोर्सेज पे हम अलग अलग क्या कहते हैं टेक्निक्स लगाते हैं उसे माइनिंग करने के लिए। जैसे कि पैरेलल टेक्निक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्निक्स, पढ़ाई होगा शायद तुमने पैरेलल कंप्यूटिंग के फॉर्म में कैसे हम टेक्निक यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हम कैसे यूज करेंगे। तो ये क्या करती है, डाटा को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, उसे पैरेलल और डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा एल्गोरिदम्स में यूज कर डाटा एल्गोरिदम यूज करते हैं, ताकि हम उसे अच्छे से माइन कर पाए। अच्छा, इंक्रीमेंटल एल्गोरिदम भी हम यूज करते हैं, जो कि आपका हेल्प करती है ताकि आपको डाटा माइनिंग बिल्कुल स्क्रैच से यूज ना करना पड़े। अच्छा, वैसे इंक्रीमेंटल एल्गोरिदम का जो मेन काम है वो ये है कि वो चेक पॉइंट्स बना देती है। जैसे बाई चांस मान लो हमने उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग लगाई या फिर पैरेलल एल्गोरिदम लगाई, तो वो कहीं बीच में फेल हो गई, तो इंक्रीमेंटल एल्गोरिदम क्या करेगी, वो उसमें बीच में चेक पॉइंट्स लगा देगी, ताकि अगर आपका कहीं पे ये जो प्रोसेस है वो फेल होता है, तो आपको स्टार्टिंग से डाटा माइनिंग जो स्क्रैच से शुरू ना करना पड़े। इस वजह से हम इंक्रीमेंटल एल्गोरिदम यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गए आपकी जो पूरा था परफॉर्मेंस इशू थी। परफॉर्मेंस इशू के बाद जो लास्ट आती है वो आती है हमारी डाटाबेस डाइवर्सिटी इशू। ठीक है, डाटाबेस डाइवर्सिटी इश्यूज में पहला इशू क्या है, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डाटा। हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डाटा कैसे, क्योंकि देखो जो हमारा जो डाटा होता है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अलग अलग फॉर्म में कैसे, आपका जो डाटा होता है हाइपर टेक्स्ट में प्रेजेंट होता है, कहीं पे मल्टीमीडिया डाटा होता है, जैसे कि इमेजेस हो गया, पीडीएफ हो गई, टेक्स्ट हो गया, वीडियोज हो गई, ये मल्टीमीडिया फॉर्म में डाटा प्रेजेंट होता है, ट्रांजिशनल डाटा भी होता है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है डाटा बहुत ज्यादा, तो इसको इसे हैंडल करना, क्योंकि देखो अलग अलग तरह की फाइल होगी तो अलग अलग तरह से उसे हैंडल करना पड़ेगा आपको। तो ये एक इशू आपका जनरेट होता है। ठीक है, तो ये आपका डाटाबेस डाइवर्सिटी इशू के अंदर आता है, हैंडलिंग कॉम्प्लेक्स डाटा। इसमें जो लास्ट इशू है वो ये है, माइनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेट्रोजीनियस डाटाबेसेस एंड जीआईएस। ये जीआईएस है, थोड़ी राइटिंग खराब हो गई है, समझ लेना। जीआईएस क्या है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इस का मतलब क्या है, आपको हेट्रोजीनियस डाटाबेस में से आपको डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, जो आपके डाटा सोर्सेज हैं वो अलग अलग है, जैसे कि लैन से, मैन से, डब्ल्यू से। अब आपके जो इंटरनेट से वो भी डाटा आपको कई जगह से मिल रहा है, जैसे कि आपको कहीं आपको शॉपिंग साइट से डाटा मिला, कहीं आपको गूगल से डाटा मिला, कहीं आपको फेसबुक से डाटा मिला, कहीं आपको लिंक्डइन से डाटा मिला। ये जो आपका अलग अलग सोर्स से जो डाटा आ रहा है, ये आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो कि अनऑर्गेनाइज्ड होता है, आपको उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ये इस तरह का ये जो डाटा होता है ये हेट्रोजीनियस डाटा होता है। अब ये जो हेट्रोजीनियस डाटा है, इसे आपको सही से ऐसे अरेंज करना, इसे सही से फॉर्म में मेंटेन करना, ये आपका एक ये आपके लिए एक इशू होता है। अब ये जो हेट्रोजीनियस डाटा, इसके अंदर वही फिर से आपके अलग अलग तरह की डाटा आइटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इमेज, पीडीएफ, वीडियो, ये सारी आपके ये एक ह्यूज चैलेंज प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये तो हो ही गया। ये अगर जो डाटा आपका आ रहा है अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन से भी आ रहा है। ठीक है, इसलिए ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी आपका इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कोई आपका किसी कंट्री से आपका डाटा आ रहा है, कहीं किसी कंट्री से डाटा आ रहा है। ठीक है, ये तो हो ही गया। इसके अलावा बहुत सारा डाटा आपको सैटेलाइट से भी मिलता है। अब ये जो सैटेलाइट वाला डेटा है ये आपको कंटिन्यूसली मिलता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपको देखो जो जीपीएस सैटेलाइट है, या फिर ये जो इसरो ने क्या कहते हैं आपका भुवन जो लॉन्च करा है, या फिर बहुत सारी ये नाभिक अभी जो लॉन्च करा है, ये जो काम कर रहे हैं ये अभी कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। मतलब ये क्या है, अभी भी डाटा जनरेट कर रहे हैं। अब ये जो डाटा जनरेट कर रहे हैं कि एक एक दिन में टीबीज ऑफ डाटा जनरेट कर देते हैं। अब ये टीबीज ऑफ डाटा है, ये क्या कर रहा है, ये एक तरह से ये हीप ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा इंक्रीज होता जा रहा है डेटा डे बाय डे। अब जी आपको ये जो डाटा में से यूजफुल इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तो ये इसी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, डाटा माइनिंग यूज करते हो। अब ये जो इतना बड़ा जो डाटा है उसमें से ही
डाटा आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए आप ये आपका क्या कहते हैं एक चैलेंज और इशू का काम करता है। अच्छा, यहाँ तक अब किसी को डाउट है क्या? कंप्लीट हो गया क्योंकि फिर ये तो इश्यूज भी। नहीं ओके। अच्छा, वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना। भाई सब्सक्राइब भी कर सब्सक्राइब देना। करेंगे, भाई सब्सक्राइब करेंगे। अरे हाँ कईयों ने अरे सब्सक्राइब कर लिया। कर लिया, ठीक है हाँ भाई। यही है। हाँ भाई, ये कहाँ करना है? लाइक सब्सक्राइब। अरे वो YouTube यूट्यूब पे पे और डाल कहा, दूंगा लैपटॉप पे ठोको। ओके। मजा आ गया मैं। यार हाँ, पर। आगे भी देख पाओगे ना किस चाहिए हो तो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्लास समझ आया अभी कर ले सबको? क्या? से एक रात